छात्रों, आज 12वीं रसायन के अंतर्गत इकाई 2 विलयन चल रही है और इसमें हमने विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पिछले चैप्टर में बताई थी, पिछले टर्न पर बताई थी। अब उसमें से थोड़ा सा रह गया। हमने सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां इकाइयां बताई थी वो थी मोलरता, सांद्रता जिसे तीव्रता भी बोलते हैं, नॉर्मलता, मोललता आदि। अब आज के चैप्टर में नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। तो नॉर्मलता मोलरता में संबंध क्योंकि इसके आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं तो ये जानना ज़रूरी है। तो क्या है देख लीजिए। विलेय का अणुभार गुणित मोलरता बराबर होती है नॉर्मलता इंटू विलेय का तुल्यांकी भार। और नॉर्मलता हम निकालें तो नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता गुणित विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये इसका सूत्र संबंध है। अब आता है मोल प्रभाज। विलयनों का ये गुण है। मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए, विलयन के दो घटक बताए थे हमने, विलेय तथा विलायक। तो विलयन में विलेय और विलायक के दोनों घटकों के ही अणु उपस्थित होते हैं। तो मोल प्रभाज क्या है इसको समझ लीजिए। विलयन में उपस्थित किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे विलायक का हम मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो विलायक के अणुओं की संख्या बटे विलयन के कुल अणुओं की संख्या, मीन्स विलेय के अणुओं की संख्या प्लस विलायक के अणुओं की संख्या। ऐसे विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या। मोल प्रभाज को साई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए n विलायक के विलयन में विलेय के अणु Na हैं, विलायक के अणु Nb हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज साई से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होगा Na बटे Na प्लस Nb। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा Nb बटे Na प्लस Nb। तो ये मोल प्रभाज है, आगे चल के ये काम आएगा। अब आती है गैसों की द्रवों में विलेयता। विलेयता या घुलनशीलता सुन लीजिए क्या है। किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस की प्रकृति, दाब, द्रव की प्रकृति, ताप आदि पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है और दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। इस विलेयता को अवशोषण गुणांक अल्फा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बराबर होता है V0/PV। जो अवशोषण गुणांक है या विलेयता बराबर होती है V0/PV। यहाँ पर V0 द्रव का आयतन है, P आंशिक दाब है और V0 गैस का द्रव में घुला आयतन है। अब आता है इसी से संबंधित हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम इम्पोर्टेंट है, छात्र इसको नोट कर सकते हैं। हेनरी का नियम क्या है? यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है तो स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये गैसों की द्रव में विलेयता पर ही आधारित है, हेनरी का नियम। और इसको हम
लिख सकते हैं, माना गैस का द्रव्यमान m है, स्मॉल m, दाब, साम्य दाब P है, तो इसमें हम लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रोपोर्शनल P, m प्रोपोर्शनल P या m बराबर Kp, के यहाँ पर स्थिरांक है। इसको मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या है ये? विलयन में गैस का मोल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ये भी हेनरी का नियम शो किया जा सकता है इससे। तो इसमें P बराबर KH इंटू साई, साई यहाँ पर मोल प्रभाज है, KH हेनरी स्थिरांक है, P दाब है। अब हेनरी के नियम की सीमाएं आती हैं। किन किन परिस्थितियों में हेनरी का नियम लागू किया जा सकता है, होता है, ये उसकी सीमाएं कहलाती हैं। तो पहली सीमा देख लीजिए, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। आदर्श गैसों पर यह पूर्णतः लागू होता है, बाकी गैसों पर यह विचलन प्रदर्शित करता है, लेकिन वास्तविक गैसों पर इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श गैस वास्तव में कोई होती नहीं है। वास्तविक गैस वो होती हैं जो कि कम विचलन प्रदर्शित करती हैं, इसलिए वास्तविक गैसों पर इसको लागू कर सकते हैं। दूसरा, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती, अक्रियाशील होती हैं। तीसरा, यह नियम उन गैसों पर लागू नहीं होता जो द्रव में विघटित या आयनित हो जाती हैं। जो गैसें आयनित होती हैं या जिनका विघटन होता है, उन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन चल रहा है, छात्र इसको ध्यान से पढ़ें, नोट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वीडियो इसी पर अपडेट होते रहेंगे हमारे लगातार। धन्यवाद।